सुनो, पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि हम लोग पूरे के पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब पार्ट 4A को हम लोग अलग अलग भाग में तोड़ के पढ़ेंगे। मतलब पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि वो कब आया, क्यों आया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जगह है, लोकेशन, ठीक, वो लोकेशन क्यों रखा गया। मतलब कि पार्ट 4A को पार्ट 4 के बाद रखा गया, ठीक है। तो वो सही है कि नहीं है, क्योंकि इस पर कुछ लोग क्रिटिसिज्म शो करते हैं। जैसे कुछ जजेस हैं, जिस समय वो आया था, तो कुछ जजेस हैं या फिर कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एनालिस्ट, जो लोग इस बात पे क्रिटिसिज्म दिखाते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी को पार्ट 4 के बाद नहीं रखना चाहिए था। कुछ लोग हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ही क्रिटिसाइज करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई चीज़ है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ लोग हैं जो उसके फेवर में हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या सिग्निफिकेंस है, उसका लाभ क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के फीचर्स। एक दो इंपॉर्टेंट बातें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटी होने से मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। जैसे कि तुमको एक कॉमन सी बात पता है कि वो जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी के सारे जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। कौन से पॉइंट्स? जब तुम फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A देखोगे तो उसमें सिर्फ एकमात्र आर्टिकल है, ठीक, आर्टिकल 51A, और वो आर्टिकल भी बाद में ऐड किया गया है, ठीक। तो उस आर्टिकल में तुमको सारी की सारी ड्यूटीज लिखी हुई मिलेंगी। तो कई बार ऐसा लगता है कि उस आर्टिकल में जो ड्यूटी लिखी हुई मिल रही है वो सारी की सारी ड्यूटीज क्लॉज है ना। कई बार कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अच्छा मतलब आर्टिकल 51A में क्लॉज A है, क्लॉज B है, क्लॉज C है। वो क्लॉजेज नहीं होते। आर्टिकल 51A में जितने भी ड्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है, जो आज के डेट में 11 है, वो 11 की 11 ड्यूटीज क्लॉज नहीं है। वो एक सिंगल आर्टिकल है और उसी आर्टिकल में वो जितने भी पॉइंट्स लिखने थे उसको प्रॉपर पॉइंट वाइज करके लिख दिया गया है, बस वो क्लॉज नहीं है। जो भी लिखा है वो बस एक ही आर्टिकल में लिखा हुआ है। आर्टिकल 51A के पास कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, समझ गए? ठीक, देखो तो सबसे पहले पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके बारे में कुछ बातें। क्या क्या बातें हैं? तो सबसे पहली बात कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A में आता है, जो कि पार्ट 4 के बाद है और पार्ट 5 के पहले है। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, ओनली वन आर्टिकल, और वो आर्टिकल कौन सा है? 51A, जो कि 51 के बाद है। डीपीएसपी की लास्ट आर्टिकल 51 के बाद है और यूनियन के पहले आर्टिकल 52 के पहले, ठीक है। यूनियन में मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट आर्टिकल। फिर इसके बाद इसको, इस कॉन्सेप्ट को कहां से बोरो किया गया है? बोरोड फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो आज के टाइम पे टोटल 11 है, ठीक। और इसको ये जो पार्ट है, दिस पार्ट 4A, इसको ऐड किया गया था, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये तो वो कॉमन सी बात है जो तुमको हो सकता है कि पता हो और हो सकता है ना पता हो, कोई बात नहीं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का बहुत स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन है, लेकिन क्वेश्चन यहां से भी आता है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन हम यहां से बनाए जा सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करेंगे। क्या डीप डाइव करेंगे? तो फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा है? तो ये नॉन जस्टिसिएबल है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं भी निभा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का नेचर है, ठीक। अब ये जो नेचर हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन की स्टार्ट कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आया, तो तुमको वहां पर दो चार बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब पॉइंट वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि जब इमरजेंसी चल रही थी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, इमरजेंसी जब चल रही थी, तो इमरजेंसी के टाइम पर, इमरजेंसी का पीरियड क्या था? 1955 से 75 से लेकर के 1977 तक, ठीक। डेट याद है?
25 जून 1955 से लेकर के 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, ठीक, लगा था 25 जून को और खत्म हुआ था 21 मार्च को। तो उस टाइम क्या हुआ कि इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के साथ कुछ लोग फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में प्लान कर रहे थे, और वो लोग ये समझ पा रहे थे, अगेन जो किताबों में लिखा है और जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप उसी फ्लो में चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उसमें ये लिखा हुआ था, और कुछ लोग ये समझ पा रहे थे कि पूरे देश के पॉपुलेशन में एक सेक्शन ऐसा भी है जो लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, बीइंग एज द सिटीजन ऑफ अ नेशन, वो लोग वो काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग कुछ ऐसे एंटी नेशनल एक्ट में इन्वॉल्व हैं जिसके वजह से वो लोग अपने देश को इंटरनली तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगेन ये पॉइंट ऑफ व्यू इंदिरा गांधी और उनके साथ जो लोग थे उनका है, ये पॉइंट ऑफ व्यू। तो फिर स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई, इंदिरा गांधी कमेटी बनाई, स्वर्ण सिंह कमेटी। अब ये स्वर्ण सिंह कमेटी बन रही इमरजेंसी के दौरान, ठीक, स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी से भी सवाल आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी किसके रिकमेंडेशन पे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, ठीक। फिर ये बनता है कि स्वर्ण सिंह कमेटी के कितने मेंबर्स थे, स्वर्ण सिंह कमेटी कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी क्या सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड की थी या और कुछ भी रिकमेंडेशन था उसका जो हम लोग नहीं माने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानी उस टाइम में, ठीक है। फिर स्वर्ण सिंह कमेटी के 12 मेंबर्स में एक मेंबर थे, उनका नाम एचआर गोखले है, और एचआर गोखले का भी रिसेंट में पेपर में क्वेश्चन आया था, मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि एचआर गोखले फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है फंडामेंटल राइट के साथ, मतलब वो एचआर गोखले जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट्स के साथ में किस तरीके से देखते हैं, इस पर सवाल आया हुआ था। तो तुमको ये पता होना चाहिए एचआर गोखले, समझ गए। अब अगेन एचआर गोखले गांधी जी के गुरु नहीं है, पास में क्या क्या बोल रहे हैं, गांधी जी गुरु का नाम क्या है, हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। तो तुम गोपाल कृष्ण गोखले को एचआर गोखले के साथ कंफ्यूज मत करना, समझ गए, ठीक है। तो अब देखो ड्यूरिंग इमरजेंसी, यहां से आपको एक और रेफरेंस लेना है कि उस समय इमरजेंसी चल रही थी। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी कब से कब चल रहा था, तो यहां पे डेट लिख दे रहे 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977, ठीक। ड्यूरिंग इमरजेंसी अ कमिटी वॉज सेटअप, अ कमिटी वॉज सेटअप, कौन सेटअप किया, इंदिरा गांधी, बाय द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और उस कमेटी का नाम क्या था, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इस कमेटी से कहा गया कि आप जाइए और भारत के नागरिकों का देश के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए इसके बारे में एनालिसिस करिए और एक लिस्ट तैयार करिए जो हम अपने नागरिकों को बता सके कि उनकी भी जिम्मेदारी है देश के प्रति कुछ कुछ काम करने की, समझ गए। अब जब हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं कि देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कुछ ड्यूटी परफॉर्म करने की, तो एक और पॉइंट निकल के आता है बीच में कि ऐसे क्या बहुत सारे देश हैं जहां पर नागरिकों की ड्यूटी मेंशन्ड है उनके संविधान में। तो देखो ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज, वहां पर तो ड्यूटी मेंशन ही नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसए, यहां लिखता हूं यूएसए, कनाडा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में और भी देश हैं, ये बड़े बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इन देशों में फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कोई स्पेसिफिक लिस्ट है ही नहीं, समझ रहे हो। वर्ल्ड पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये बात समझ में आएगा कि जितने भी देश या फिर जितने भी कंट्री सोशलिस्ट हैं, जो समाजवादी विचारधारा को बहुत कट्टर तरीके से फॉलो करते हैं,
वहां पर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों को ब्लेंड करके लिखा गया है और वो मानना अनिवार्य है। जैसे जापान। जापान एक सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट के साथ में फंडामेंटल ड्यूटी को बहुत ढंग से लिखा गया है। समझ रहे हो? और यूएसआर की बात करें तो उस समय यूएसआर एक सोशलिस्ट कंट्री, एक सोशलिस्ट ग्रुप होगा था ना, ये फेडरेशन था। और ये आप इसका फुल फॉर्म भी समझिए, उसी में सोशलिस्ट वर्ड आपको मिल जाएगा। बात समझ रही क्या? तो हम लोग यहां से बोरो किए थे क्योंकि यहां पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी एनालिसिस की यूएसआर के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज को, और वहां से 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ये रिकमेंड किया। अब स्वर्ण सिंह कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशन, देखो क्या क्या रिकमेंडेशन थे, पढ़ते चलेंगे और सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी इसी में कहानी तरीके से। इनके रिकमेंडेशंस, इनके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। तो पहली बात कि स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर 12 मेंबर्स थे और इन्हीं में से एक थे एचआर गोखले, जो भी आगे आएंगे। एचआर गोखले रिकमेंडेशन क्या क्या था इस पूरी कमेटी का? अच्छा, एचआर गोखले के बारे में एक और बात बता दे रहे हैं कि ये इमरजेंसी के दौरान, मतलब 1971 से 1977 तक, 1971 से 1977 तक, हम बस टर्म लिख रहे हैं लेकिन तुम ध्यान रखना, ड्यूरिंग इमरजेंसी एचआर गोखले जो थे वो यूनियन लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के। समझ गए? एचआर गोखले यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ थे भारत में उस समय। समझ गए? ठीक है। और ये पॉलिटिशियन भी थे, अगेन मिनिस्टर था, पॉलिटिशियन है, और ये जूरिस्ट, जज भी रह चुके थे। तो एचआर गोखले वाज जूरिस्ट प्लस पॉलिटिशियन। और इमरजेंसी के टाइम पर ये जो थे, ये क्या थे? यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। समझ गए? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी को बैक कर सपोर्ट कर रही है। तो इनका स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी, उसका रिकमेंडेशन में पहला रिकमेंडेशन क्या था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। हम गलती से अगर फंडामेंटल राइट्स बोल देंगे तो थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है? ड्यूटी की बात चल रही है अभी। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ये ऐड करने के लिए बोले, रिकमेंड किए थे। कौन रिकमेंड किया? स्वर्ण सिंह, ठीक। लेकिन जब इंदिरा गांधी इसको ऐड की तो 10 ड्यूटी को ऐड किया गया था। 8 फंडामेंटल ड्यूटी का रिकमेंडेशन था, लेकिन जब इसको ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में तो 10 ड्यूटी को ऐड किया गया था। और जो एक 11वां है वो 2000, याद है ना, एजुकेशन वाला, 2002, ठीक, 86 अमेंडमेंट, तो उसको भी आगे करेंगे। तो इनका पहला रिकमेंडेशन था कि ठीक है, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करिए। अब ये तो काम हो गया, लेकिन ये कुछ और रिकमेंडेशंस किए थे जो गवर्नमेंट नहीं मानी। ये बोले कि फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टी और पनिशमेंट का प्रोविजन रखिए। समझ रहे हो? ये बोले कि अगर कोई इनको फॉलो नहीं करता, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज को कोई फॉलो नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टी भी लग सकती है, ऐसा प्रोविजन रखिए, और पनिशमेंट भी मिल सकता है, ऐसा भी प्रोविजन रखिए। लेकिन गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। दो तीन रिकमेंडेशन और हैं जो इसके फेवर में बताते हैं। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के लिए ये बोले, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या की, इन 8 के बदले वो 1-2 और रिकमेंडेशन को ऐड कर दिया, 1-2 और फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करके टोटल 10 बनाए और 10 बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया। ठीक। इनका एक रिकमेंडेशन ये भी था, जैसे देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या चीज होनी चाहिए थी जो नहीं है। तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स है, तुमको पता है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी संविधान में नहीं लिखी हुई है। वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या हर आदमी वोट देने जा रहा है? नहीं जा रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी में वोटिंग राइट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। समझ गए? ये इसके क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। अब देखो, स्वर्ण सिंह कमेटी, एक सवाल बनता है कि जो 42nd अमेंडमेंट बिल था,
पहले बिल प्रपोज करते हैं पार्लियामेंट में, फिर वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट जो बिल था, उस बिल को पार्लियामेंट ने प्रपोज कौन किया था? ठीक, तो उसको प्रपोज किए थे एचआर गोखले। ठीक, तो एक बात हम यहां लिख दे रहे हैं कि एचआर गोखले प्रपोज्ड 42nd अमेंडमेंट बिल, लिख रहे हैं, ठीक है, इन पार्लियामेंट। 42nd अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट। ठीक, 42nd अमेंडमेंट बिल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने का काम और उसको लीगल लैंग्वेज में फ्रेम करने का काम भी यही किए थे। अब लीगल लैंग्वेज क्या होता है? संविधान की भाषा तुम देखोगे तो थोड़ी अलग है। हम लोग जो नोट बनाते हैं वो उसकी भाषा को समझ के अपने लेजिबल लैंग्वेज है कि हम समझ सके, पढ़ सके, उस भाषा में नोट बना लेते हैं उसका। तो जो लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज मतलब क्या? जिसमें जुरिस्डिक्शन का सारा काम होता है, जुडिशरी का सारा काम होता है। वकालत की पढ़ाई आप कर रहे हो तो आप वही से पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो यही एचआर गोखले एडेड, या फिर एडेड या अटैच करना, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू 42nd अमेंडमेंट बिल इन अ लीगल टेक्स्ट फॉर्मेट। ये बात समझ में आ रहा है? लीगल टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ऐसा तो नहीं कि ये लिख देंगे कि हाँ ठीक है, काम करने का, अरे आपको बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी आपकी है, राज्य ऐसा करेगा, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे। इस बात को लीगल तरीके में लिखना था। सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना था कि आप देश में हार्मोनी बनाए रखेंगे, उसको थोड़ा सा ढंग से लिखना था। तो वो सारा का सारा काम एचआर गोखले किया था। एचआर गोखले नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप पढ़ते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी को और जब आप पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को। समझ गए? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ खास है नहीं, लेकिन अच्छा इसको पहले करेक्ट कर लेता हूँ। ये जो फॉर वाली बात है इसको फ्रॉम कर लो पहले, तो फ्रॉम यूएसआर। आगे देखो, एक कॉन्सेप्ट ये है, यहां पर लिख दे रहे हैं एक साइड में, कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको इंपॉर्टेंस दिया गया था उन देशों में जो समाजवाद पर ज्यादा ध्यान देते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर गिवन इंपॉर्टेंस, इन सोशलिस्ट कंट्रीज। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो यूएसआर की बात करें तो वो तो अभी रहा नहीं, वो टूट गया यूएसआर। अगर आपको इसमें एग्जांपल लिखना है तो एक दो और देश हम लिख दे रहे हैं, जैसे कि चाइना के बाद वियतनाम। ठीक है, वियतनाम, क्यूबा। ठीक है, ये जो देश है ये सोशलिस्ट है और इनमें फंडामेंटल ड्यूटीज है एडेड। समझ गए मेरे बात को? ठीक है, तो अब बात करेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है। आज के डेट में तो 11 है, और वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बात क्या क्या है, और दूसरी बात कि उन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को किस तरीके से याद करना है। ठीक है, क्योंकि सवाल ये पूछता है कि चौथी फंडामेंटल, और उनको ऑर्डर में याद रखना है। दिक्कत ये है कि चौथी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, आठवीं कौन सी है, 11वीं कौन सी है। ठीक है, तो पहले हम तुमको कुछ कीवर्ड लिखवा रहे हैं। उन कीवर्ड से तुम बस ये समझोगे कि कौन से नंबर की ड्यूटी का कीवर्ड कौन सा है, और कीवर्ड से रिलेट करके तुम ड्यूटी याद रखोगे। तो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारे पास टोटल है 11। ठीक, आगे हम फिर से बोल रहे हैं, सिर्फ एक ही आर्टिकल में इनका जिक्र किया गया है, कोई क्लॉज नहीं है। ठीक, तो पहली फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके करके 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, तो इनको पॉइंट वाइज कर दिया गया है बस, वो आर्टिकल्स या क्लॉज नहीं है। तो पहले वाले को ए से दिखाते हैं, फिर बी से दिखाते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे और के। रीजनिंग में के 11 पर आता है। ठीक, हम तुमको कुछ कुछ कीवर्ड बता रहे हैं
ठीक है, कुछ वर्ड्स इनको ध्यान रखो और तुमको सारे के सारे फंडामेंटल ड्यूटीज याद हो जाएंगे। वो क्या क्या है ये समझो। देखो, सबसे पहले इस ए से याद रखो एक वर्ड अबाइड और एंथम। ठीक, ए से अबाइड और एंथम समझ गए। हम इस तरीके से तुमको पंचायत के आर्टिकल याद करवाएंगे, और अगर तुम इनको पहले पढ़ लेते हो तो पंचायत थोड़े बाद में आएगा, तो अगर तुम इनको पहले पढ़ लेते हो तो फायदा हो जाएगा तुम्हारा। अगर इनको अभी नहीं याद रखते हो, सोचते हो कि धीरे धीरे याद करेंगे, तो फिर इनके कीवर्ड्स और पंचायत वाले कीवर्ड्स आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए इनको अभी याद करके छोड़ देना बढ़िया से। ठीक है, ए से अवॉइड हो गया। ठीक है, अब बी से हिंदी में वर्ड होता है बंधन। आप किसी के बंधन में रहते हैं, ठीक है, बंधन, तो बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त या मुक्ति। सी, रीजनिंग में सी थर्ड नंबर पे आता है, तो इस थर्ड से सबसे इंपॉर्टेंट 3 कीवर्ड याद रखो। पहला होता है सोवरेंटी, ठीक, दूसरा होता है यूनिटी, और तीसरा इंटीग्रिटी। समझ गए? ये 3 वर्ड्स तीसरे वाले में। ठीक, उसके बाद देखो 1 2 3 4, ए 3 दिन करके समझते हैं। ए का मतलब है, अबाइड का मतलब होता है किसी चीज से बंध जाना, किसी चीज को फॉलो करना, किसी की आज्ञा मानना। ठीक, तो अबाइड करने का मतलब होता है कि आप संविधान को फॉलो करेंगे, संविधान की आज्ञा मानेंगे। तुम पूरे देश में किसकी बात मानोगे? अगर तुम लीगल टर्म्स पे जाते हो, तुम प्रेसिडेंट की बात मानोगे, पीएम की बात मानोगे? अगर वो गलत कह रहे हैं, वो गलत हो सकते हैं। अगर वो गलत कह रहे हैं तो आप उनकी बात मानेंगे? नहीं, आप किसकी बात मानेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानेंगे। तो अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, समझ गए? अब तो इसमें 3 बातें हैं। एक तो है कि संविधान की बात मानेंगे, और देश के 2 सबसे बड़े प्रतीक क्या होते हैं? एक तो झंडा और दूसरा नेशनल एंथम। समझ गए? एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटी के पहले वाले पॉइंट में, जो ए वाला पॉइंट है, उसमें नेशनल सॉन्ग का जिक्र है? तो आप कहिएगा नहीं, नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं लिखा है, नेशनल एंथम और फ्लैग। समझ गए? इसको हम डिटेल में भी लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझ लो हल्का हल्का, इन वर्ड्स को ध्यान रखो। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो ए से अबाइड और एंथम हो गया, बी से बंधन हो गया। अब बी समझो, ये सारे तुम्हारे ड्यूटीज हैं, तुम्हारे कर्तव्य हैं, तुमको क्या करना चाहिए अपने देश को और ज्यादा ढंग से व्यवस्थित रखने के लिए। बी कहता है कि आप उन्हीं आइडियल्स को फॉलो करें, आप उन्हीं तरीकों को अपनाएं जीवन जीने के लिए, या फिर देश में उन्हीं चीजों को बढ़ावा दें जो बंधन से मुक्ति दिलाए आपको। इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीडम पाने के लिए, जितने भी महान लोग इंडिया में फ्रीडम पाने के लिए जो जो तरीके अपना करके अपने जीवन को चलाए थे, आप उन्हीं आइडियल्स को फॉलो करिए। आप ऐसे ही आइडियल को फॉलो करिए कि आपका देश हमेशा स्वतंत्र रहे। आप अपने आप को किसी के अंडर में मत लेकर के आइए, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात यह है कि तुम किसी से पैसा उधार लेते जाओ लेते जाओ लेते, जी बस एक सिंपल सा एग्जांपल समझाने के लिए, तुम किसी से पैसा उधार ले जाओ, फिर तुम उसके एहसानों के नीचे दबते चले जाओ, कर्ज में डूबते चले जाओगे। हमारा देश भी डूब सकता है अगर हम लोग डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आपका देश कर्ज में डूब जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, हर देश यहां से लोन लेता है अपनी सुविधा के अनुसार। राज्य भी लोन लेते हैं डायरेक्ट। तो अगर तुम लोन ले रहे हो और तुम्हारा जो प्लानिंग है, जिस प्लान के तहत तुम लोन ले रहे हो, अगर वो प्लान वर्क नहीं किया तो फिर आप रीपे नहीं कर पाएंगे, उसको वापस नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या, वो कर्ज में डूब जाएंगे। और कर्ज में डूबना दुनिया में सबसे बड़ा बंधन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे आइडियल्स को फॉलो करिए जो आपको फ्रीडम की तरफ ले जाए, या फिर जो आपको फ्रीडम दिलाने में जो लोग अपने जीवन की शैली फॉलो किए थे, जिस तरीके से वो लोग रहा करते थे देश में फ्रीडम दिलाने के लिए, आप उन आइडियल्स को फॉलो करिए। ये कहता है बी। समझ गए? बंधन से मुक्ति के लिए जो भी नियम कानून आचार विचार है, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। इन सब में शुड लगा होगा, मस्ट कहीं नहीं लगा होगा, करना चाहिए आपको, मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप देश को और खुद को ढंग से रखना चाहते हैं तो आप फॉलो करिए। समझ गए? अब बात करते हैं सी की। आप ऐसे ही काम करेंगे कि आपका देश हमेशा सॉवरेन रहे, संप्रभु रहे,
आप ऐसे ही चीजों को अपनाएं जिससे यूनिटी, एकता देश की खराब ना हो, और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब देश की अखंडता खराब ना हो। समझ गए? ये तीन चीजें मेंटेन रहे। ठीक, तो एक बार फिर से, ए मतलब अवॉइड करेंगे, संविधान को फॉलो करेंगे, संविधान से बंधे रहेंगे, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का आप सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक, बी में है बंधन से मुक्त, आप ऐसे आइडियल्स को फॉलो करेंगे जो आपको कभी भी बंधन न दे, जो फ्रीडम की तरफ आपको ले जाए। आपका देश जिस तरीके से फ्रीडम पाया था, जिन आइडियल्स को फॉलो करके, उन्हीं आइडियल्स को आप भी फॉलो करें। ठीक, और तीसरा कहता है कि आप ऐसे ही काम करें, ऐसे आचार विचार को फॉलो करें जो आपके देश की सोवरेनिटी को हैम्पर ना करे, देश में यूनिटी बनाए रखे और इंटीग्रिटी बनाए रखे। समझ गए? अब डी, तो डी से डिफेंड, किसको डिफेंड करना है? डिफेंड द नेशन। आपको देश की सुरक्षा करनी है। अब तुम बोलोगे सर हम घर बैठे देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसमें एक कंडीशन है कि व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको बुलाया जाए, जब भी देश को आपकी जरूरत पड़े, जैसे इमरजेंसी मान लो कभी ऐसा हो गया कि सेना में और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो अगेन विदेश से तो हम लोग को लेके आएंगे नहीं, देश हमारा है, हम ही लोग हैं। तो फिर तुमको अगर बुलाया जा रहा है देश की सुरक्षा करने के लिए, तो उस केस में आपको नेशन को, देश को डिफेंड करना पड़ेगा। समझ गए? ये भी आपका एक कर्तव्य है। समझ गए? ठीक। उसके बाद ई बड़ा अच्छा है, एक इंग्लिश में वर्ड होता है इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियन एक वर्ड होता है, इगैलिटेरियन, तो उसी से बन गया इगैलिटेरियनिज्म। इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि हार्मोनी बनाए रखना, बंधुता, भाईचारा, फ्रेंडशिप मेंटेन रखना। समझ गए? आप देश में कभी भी मारामारी, झगड़ा ना करें, एक दूसरे के सहयोग से कोई भी काम करें, आप एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहें, और कभी भी जब जरूरत पड़े या जरूरत ना पड़े, देश में हार्मोनी हमेशा होनी चाहिए। देश में जो भी आवाज उठे वो एक आवाज उठनी चाहिए, और देश में, क्योंकि अगर मान लो इंटरनल पीस हैम्पर होती है, अगर देश की आंतरिक शांति खराब होती है, तो फिर देश अंदर से खराब होने लगता है। इगैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि देश में हर जगह बंधुता, फ्रेंडशिप, वो वाली फीलिंग मेंटेन रखना। कोई किसी से देख करके बदतमीजी से बात ना करे, गुस्से में ही बात ना करे, सीधे अटैकिंग मोड में बात ना करे, ढंग से, प्रेम प्यार से, सम्मान करके आप एक दूसरे से बात करें। ये आपका कर्तव्य है। इससे देश अंदर से सुंदर हो जाता है। तो दिस इज इगैलिटेरियनिज्म। अब इसके बाद एफ, तो ई से पहले याद रखना एक नया वर्ड है, इसको हम लिख दे रहे हैं बंधुता अभी के लिए बस, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर एफ से एक वर्ड होता है फोकलोर। ठीक है, फोक एक वर्ड होता है, फोक सॉन्ग सुने तुम लोग, ठीक है, फोक डांस होता है, ठीक है, तो ये कल्चर से रिलेट करता है ना। फोक जो वर्ड है वो कल्चर से रिलेट करता है, हेरिटेज से रिलेट करता है, विरासत, आपके देश की जो विरासत है, आपके देश का जो कल्चर है, आप उसको अपने साथ लेके चलें। साथ लेके चलने का मतलब है कि उसको ध्यान में रखें। अपने देश की विरासत, हेरिटेज और कल्चर, इनको आप भूल मत जाएं, और या फिर इनका इंसल्ट ना करें आप। समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन, अब रक्षाबंधन पे राखी बांधने का हमारा ऐसे पारंपरिक त्योहार है, ये चलता आ रहा है शुरू से, तो अब इसका इंसल्ट ना करें आप कि अरे क्या ही होता है। दीपावली के लोग दिया जलाते हैं, खुशी मनाते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, किसी का कल्चर है कि किसी दिन सुबह सुबह उठ के सब मंदिर जा रहा है। ठीक है, मतलब अगेन बहुत सारी चीज हो सकती है। कल्चर और हेरिटेज एक कोई लिमिटेड टॉपिक नहीं है, इट इज लाइक वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आप जब भी अपने देश में कुछ भी परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें हमेशा कि आपके देश का हेरिटेज और कल्चर भी डेवलप होना चाहिए, और अगर डेवलप नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वो हार्म ना हो, वो खराब ना हो। समझे? तो फोकलोर से, फोक एक वर्ड है जो कि कल्चर और हेरिटेज से रिलेशन रखता है। तो ये दो नए नए वर्ड्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो फोकलोर अभी समझने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं
कि जो हेरिटेज से रिलेशन रखता हो और कल्चर से रिलेशन रखता हो। अब इसके बाद जी आता है, बहुत ही सुंदर सा वर्ड है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, हम जब बहुत छोटे थे, हो सकता है सबको ना लगता हो, तो हमको लगता था कि ये वार्निंग होता है। ग्लोबल वार्निंग, वैश्विक स्तर पे वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी। ठीक है, थोड़े बड़े हुए तुमको समझ नहीं, इट इज नॉट वार्निंग। वार्म का मतलब पता था, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रोसेस नहीं पता था क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो लगता था ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत खराब हो रही तो एक वार्निंग है, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी समझ आया कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, समझते है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है गर्मी बढ़ जाना, पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ना। इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे रूट कॉज है वो है पेड़ों की कटाई। समझ मेरी बात, पेड़ों की कटाई, मतलब अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स में ये भी आता है, पेड़ों की कटाई। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए। आप ऐसा कृत्य करें कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़े, इसके ऑपोजिट। तो आप क्या क्या सुरक्षित रखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1, फॉरेस्ट, इसका प्रोटेक्शन रखेंगे आप। हम तुमको फुल फॉर्म में स्टेटमेंट लिखवाएंगे, तुम समझ जाओगे, सब कुछ रिलेट करके डायरेक्ट लिंक करेगा। ऐसा नहीं कि अरे नहीं इसको जबरदस्ती का जोड़ दिया गया है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, है ना, वन्य जीव जंतु। ठीक, इसके अलावा रिवर्स, लेक्स, जो भी आपके देश में, इन सबका प्रोटेक्शन और इंप्रूवमेंट। जैसे गंगा नदी है, सालों से इंप्रूवमेंट ही होते चला रहे हैं। समझ रहे हो, जैसे अभी अभी तुम गंगा नदी में जाओगे, अभी आज के डेट में तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि वहां सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है नदी में, है ना। वहां गंगा माता खुद निकल के चली आएंगी, बोलेंगी धन्यवाद आपने मुझे बहुत साफ कर दिया है। गंगा माता का निकल जाए पकड़ के तुम्हारा बलवान में डुबा देंगी। ठीक है, गंगा माता तो गंगा माता के बारे में कुछ खराब नहीं बोलना चाहिए, हम लोग बनारस में रहते हैं, बरसात का मौसम बाढ़ आ जाएगा ना। तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर, लेक्स, आप और पैशन, शौक, है ना, पैशन टूवर्ड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि अगर कोई जीव जंतु है तो उसके सामने आप शौक प्रदर्शित करें, मतलब उसको मारो मत, इसका ये मतलब है। ये सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लिखा गया है, इसको मारो मत, तुम किसी का नुकसान मत करो। अगर कहीं पर तुमको कोई दिख रहा है कि नहीं 4-5 कुत्ते हैं तो मार मत दो, अपनी सुरक्षा करो, लेकिन कहीं होता नहीं कि बैठे तो डेरा मत भाग जाओ। ठीक है, तो ये जो जी वाला पॉइंट है ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड करता है। ग्लोबल वार्मिंग आप ये सब कुछ समझ जाएंगे, ये सब सिर्फ इसी में आएगा और नीचे कहीं नहीं आएगा, और ना ही ऊपर कहीं आया ऐसा कुछ पेड़ पौधा जीव जंतु, ना ही नीचे कहीं आएगा, इसी में आएगा। समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है एच की। तो एक वर्ड है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन जब ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तुम्हारे मन में एक नाम आना चाहिए। जब भी ह्यूमनिज्म की बात करे कोई भी, तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक नाम आना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, उनकी विचारधारा ऐसी थी कि भारत में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। वो कहते थे कि आप पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए, इससे क्या होता है कि आप लॉजिकल हो जाते हैं, आप लॉजिकफुल हो जाते हैं। आप जब पढ़ाई करते हैं तो कोई छोटे मोटे फालतू के डिबेट से आप बचते हैं। अब्दुल कलाम का तुम कोई भी स्पीच सुनोगे तो उनके स्पीच में 2-3 बातें तुमको हर जगह दिखाई देंगी, 2-3 बातों का सेंस हर जगह झलकेगा कि विज्ञान पढ़ो, साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ने से आप लॉजिकल होते हैं, आप चीजों पे देखो, किसी भी एक चीज पे सोचता हर प्राणी है। जो अनपढ़ है उसको बुला करके तुम पूछोगे कि सूरज देख के आप क्या सोचते हैं, आसमान में देखता है आपको सूरज दिखता है, या फिर चलो रात को चांद देख के आप क्या सोचते हैं। एक मंदिर के पुजारी को बुला के पूछोगे चांद देख के आप क्या सोचते हैं, एक मस्जिद के मौलवी को बुला के पूछोगे चांद देख क्या सोचते हैं, एक चर्च के प्राइस्ट को बुला के पूछोगे चांद देख क्या सोचते हैं।
और एक पढ़े लिखे इंसान को बुला के पूछोगे कि आप चांद देख क्या सोचते हैं, हो सकता है कि मंदिर का पुजारी और मस्जिद का मौलवी, चर्च का प्राइस, ये भी पढ़ा लिखा हो। मतलब हम अलग अलग क्लास वाइज डिफाइन कर रहे हैं। अगर तुम सबको अलग अलग क्लासेस से लोगों को बुला बुला के पूछोगे सेम क्वेश्चन कि आप चांद देखते हो तो आपके मन में क्या आता है, तो हो सकता है कि सबकी विचारधारा अलग अलग हो। समझ मेरी बात को? हो सकता है कि एक आदमी है, वो बहुत पढ़ा लिखा ही नहीं किया, लेकिन मतलब समझदार है, एक्सपीरियंस्ड है। हम इसको पॉजिटिव वे में कह रहे हैं। हो सकता है कि वो आदमी गांव से बिलोंग करता हो और वो अभी या फिर कम उम्र का हो, तो बोलेगा कि चांद हमारे मामा है। बोल सकता है, संभावना ज्यादा है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं चंदा मामा। एक लेट से मंदिर का पुजारी को बुला के पूछोगे कि आप चांद देख के क्या सोचते हैं, तो बोलेगा शंकर भगवान। शंकर भगवान सिर पे होता है, बोलेगी आप ध्यान से देखिए आपको शंकर भगवान चेहरा भी दिख जाएगा यहाँ पर। या फिर चंद्रदेव, या फिर चांद अगर आधा है अमावस्या, तो गणेश जी याद आएंगे, उसको गणेश जी श्राप दिए थे, है ना। आप किसी मस्जिद के मौलवी को बुला के पूछेंगे, आप पूरा तो नहीं जानते, हो सकता है उनको ईद की याद आ जाए, ईद का चांद। समझ रहे मेरे बात को? अब बाकी चर्च वाला हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी कुछ लोग सोचते ही होंगे, कुछ बढ़िया ही, सब अपने बढ़िया सोचेगा। किसी पढ़े लिखे को बुला के सोचोगे तो वो बोलेगा कि चांद लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है, अभी चांद पर एक मिशन इंडिया भेजने वाला है, मिशन मंगल जो भी है, अभी मंगल मिशन 3 गया था। मतलब अगेन, तो अब्दुल कलाम ये कहते थे कि सारी चीजें फॉलो करिए। वो कभी ये नहीं बोले कि आपने रिलीजियस मैटर से दूर जाइए, वो कभी नहीं बोले ऐसा। वो बोले कि साइंस पढ़िए ताकि आप आज के समाज में लॉजिकल हो पाए, लॉजिक से बात कर पाए, लोगों को सही पता चले जो प्रैक्टिकल चीजें हैं। वो ये कहते थे। तो देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब कि जो माहौल है, टेम्परामेंट मतलब जो माहौल है देश का, वो विज्ञान के आधार पर होना चाहिए। बच्चों को विज्ञान और पढ़ना चाहिए। आप साइंस को प्रमोट करिए, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करिए, एक दूसरे को समझाइए, सही बात समझाइए। दिस इज एवरीथिंग इज ह्यूमनिज्म। इसको मानवतावाद कहते हैं, लेकिन मानवतावाद तुम गलत समझ लेते। अगर हम तुमसे बताते हो तो अच्छा 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 मानवता की बात, चोट लग गया, अच्छा अच्छा बेटा पानी पी लो। ये भी होता है, लेकिन ये भी होता है कि पढ़ो लिखो, समझदार बनो, लॉजिकल बात करो। कोई बीमार है, किसी को सांप काटा है, तो उसको झड़वाओ फुकवाओ मत, पहले पहले ले जाओ डॉक्टर के पास, क्योंकि वो दवाएं हैं जो काम करती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि झाड़ फूक काम नहीं करता या काम करता है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि दवाएं 100% काम करती हैं। क्योंकि झाड़ फूक देखो, इट इज ऑल अबाउट बिलीफ। आप कितने हद तक विश्वास करते चीजों पर। लेकिन दवाएं काम करती हैं, तो पहले दवा ठीक करवा दो उसको, दवा दे करके, फिर दुआ दे करके ठीक करवाओ। दिस इज साइंटिफिक टेम्परामेंट। जो चीज वर्क कर रही है आपके सामने, उसको एडेप्ट करिए और उसको इंप्रूव करिए। तो ये हो गया। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। अगर कोई आपको लग रहा है कि अंधविश्वास की तरफ जा रहा है और उससे उसका नुकसान हो जाएगा, तो उसको बचाइए, उसको रोकिए। आपका काम है, आपका कर्तव्य है। फिर आई से इंफ्रास्ट्रक्चर ध्यान रखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देश में, देश की प्रॉपर्टी को हैम्पर नहीं होने दोगे। देश में पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे ताजमहल, अमेरिका, बीबी का मकबरा, लाल किला, मंदिर, मस्जिद, मतलब बिना वजह आप इनको खराब नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? और आप वायलेंस से दूर रहिए, क्योंकि वायलेंस होगा तो लोग तोड़-फोड़ करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है। गुस्से में आए, रोड ही तोड़ दिए। रोड पे वो लगता है ना बीच में डिवाइडर, तो कई बार ऐसा होता है कि गांव के सामने के डिवाइडर टूटे होते हैं, आप देखे होंगे तो, ताकि बाइक लोग वहीं से आगे से मुड़ा करके लोग नहीं लाते हैं। अगर तुम हाईवे पर जा रहे हो, हाईवे पे कोई गांव है, तो गांव के जैसे सामने का जो हाईवे में आपको टूटा टूटा सा मिलेगा, क्योंकि जो डिवाइडर होता है वो इतना इतना ऊंचा उठा होता है ना, सीमेंटेड किया होता है, फिर उसके ऊपर मिट्टी होता है, फिर इधर मतलब बीच में सीमेंट होता है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो टूटा हुआ मिलता है, ताकि अगर कोई इधर से यार सीधे गांव में चला जाए डिवाइडर क्रॉस करके। तो अब कई जगह पे जो रोड पर हाईवे पे डिवाइडर है, वहां पे टीना लगाया जा रहा है, इतना ऊंचा ऊंचा तक। तुम देखोगे अगर हाईवे पे जाओगे तो टीना लगा दिया जा रहा है, और उसको बढ़िया से कस के लगाया जाता है पेचकस से।
क्योंकि ये भी ऑर्डर उठा के ले जाएंगे। हाँ, रात को रोड बनने के लिए बिहार में एक जगह है, वहां पर सीमेंट बालू गिरा हुआ था और लोग सीमेंट उठने लगे घर ले जाने का। रोड बनना शुरू करा, गिर ही रहा है सीमेंट बालू, और लोग सीमेंट को ऐसे बोरा में डाल डाल के एकदम पब्लिकली ओपनली दिन में, हाँ बहुत सारे लोग सीमेंट भर के ले जाने लगे। समझ रहे हो? तो डर ही नहीं है। अब बिहार में बात करें, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करेगा ना, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेंगे, और प्लस आप वायलेंस नहीं करेंगे और वायलेंस को रोकेंगे, ऐसी चीजों को नहीं अपनाएंगे जिनसे वायलेंस बढ़ेगा। अब उसके बाद आता है जे। जे का मतलब होता है जॉइंट एफर्ट। जॉइंट एफर्ट, अब जॉइंट एफर्ट का मतलब क्या है? एक साथ मिल करके कोई काम करना, यह है जॉइंट एफर्ट। अब जॉइंट एफर्ट क्यों चाहिए? जॉइंट एफर्ट चाहिए ताकि देश में हम लोग अगर देश के लिए कोई काम करें तो एक टीम बना करके काम करें। फॉर एग्जाम्पल, गंगा नदी साफ करनी, एक आदमी अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर लोग ग्रुप में बना, तुम लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कई बार देखे भी होंगे कि कुछ लड़के होते हैं 4-5 या फिर ग्रुप में, वो लोग कोई नदी या नाला साफ कर रहे होते हैं। तो वो क्या है? एक तरीके से जॉइंट एफर्ट है देश के एक इलाके को साफ करने का। कई बार आजकल लड़के लड़कियां लोग रोड पर निकलते हैं और वो लोग कूड़ा कचरा साफ कर देते हैं। ये क्या है? जॉइंट एफर्ट है देश को एक सही रास्ते पर ले जाने का। आप गवर्नमेंट से बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल स्टेट लोकल सबकी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप भी कर रहे हैं तो इट इज गुड। खराब काम तो नहीं है, काम किसी और का है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। समझ रहे हो? तो नेशन को ग्रो करने का काम है। जॉइंट एफर्ट से आप नेशन के ग्रोथ में आप कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर आप जॉइंट एफर्ट से काम करते हैं तो टीम अप करते हैं। नेशन ग्रोथ कैसे? टीम अप से, है ना, टीम बना करके। अब के है तो के से किड्स याद रख लो या किंडरगार्टन याद रख लो, ठीक है? ये तो लास्ट वाला 11th वाला है, तो या तो किड्स ध्यान रख लो बच्चों से रिलेटेड, या फिर किंडरगार्टन। समझ गए? अच्छा, किंडरगार्टन नहीं होता है, ठीक है? किंडरगार्टन इसमें क्या है? इसमें है कि 6 से 14 साल तक, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देंगे उनके पेरेंट्स। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। समझ गए? पहले क्या था? अगेन 86 अमेंडमेंट के पहले पूरा फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़े, डीपीएस में पढ़े कि 86 अमेंडमेंट से पहले वो 0 से 14 साल तक के लिए था, लेकिन 0 से 6 साल तक के लिए मैंडेटरी कर दिया गया। 0 से 6 साल तक का फंडामेंटल राइट में भी चला गया और डीपीएस में भी आ गया, और 6 से 14 साल तक के लिए दिस ड्यूटी उनके पेरेंट्स की हो गई। तो अगर बात करें लेट से फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बात करें डीपीएसपी की तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो ये बच्चे का अधिकार है। समझ गए? तो फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। पहला वाला ए से अवॉइड एंथम, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सोचने पर कि अवॉइड किसको करना है, किसकी बात माननी है, कॉन्स्टिट्यूशन की, और किसको रिस्पेक्ट कर। एंथम का क्या करोगे? एंथम का चरखा थोड़े चलाओगे, रिस्पेक्ट करोगे, एंथम का रिस्पेक्ट करोगे और फ्लैग का रिस्पेक्ट करोगे, ठीक? उसके बाद बी फॉर बंधन, आप ऐसे आइडियल्स को अपनाएं अपने जीवन में जिन आइडियल से देश हमेशा फ्री रहे, मुक्त रहे, ठीक? फ्रीडम ग्रांटेड है देश को। सी तीसरे नंबर पे आता है। 3 बातें: सोवरेन, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। ये तीनों चीजें देश में मेंटेन रहनी चाहिए। आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे ये तीनों में से कोई भी हैम्पर हो, ठीक? उसके बाद डी आता है। डी से डिफेंड द नेशन, देश की रक्षा करेंगे आप। कब? जब जरूरत पड़ेगी। जरूरत आने पर अगर सरकार आपको बुलाती है, या फिर अगर आपको कहीं दिख रहा है कि आप खुद से कर सकते हैं देश की रक्षा, जहां पर देश को नुकसान हो सकता है, तो आप देश की रक्षा करेंगे, ठीक? उसके बाद ई, ईगैलिटेरियनिज्म। ईगैलिटेरियन का मतलब होता है बंधुता, फ्रेंडशिप एक तरीके से। समझ गए? तो देश में वो बनाए रखा है एक दूसरे के, क्योंकि इसी के वजह से यूनिटी मेंटेन रहेगी, ठीक? और इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगा। एफ फोकलोर,
देश में कल्चर, हेरिटेज, इन चीजों का प्रमोशन और इनका प्रोटेक्शन करेंगे आप। दिस इज एफ। जी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या करेंगे? पेड़ों की कटाई रोकेंगे, रिवर साफ रखें, नदियां साफ रखें, वाइल्ड लाइफ को ठीक रखें, समझ रहे हो मेरी बात को, और जानवर से प्रेम करें। ठीक। उसके बाद एच, ह्यूमनिज्म। एपीजे अब्दुल कलाम, वो कहते थे कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट मेंटेन करना जरूरी है, देश को साइंटिफिक बनाइए। हमारे देश का एटमोस्फियर जो है वो साइंटिफिक नहीं है, उसको ठीक करिए, इससे देश इंप्रूव होगा। लॉजिकल सोचिए। उसके बाद आई, इंफ्रास्ट्रक्चर। देश में पब्लिक प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो ना, बिल्डिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग्स, समझ गए? बिल्डिंग्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन रखिए आप, देश के पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए, समझ गए? ठीक है। जैसे कि बीएचयू का पार्क है फॉर एग्जांपल, बीएचयू गेट। अब बच्चे वायलेंस करने लगे, बीएचयू गेट के जो सीमेंटेड गेट है बीएचयू का, उसी को तोड़ने लगे। सामने मालवीय जी की मूर्ति लगी हुई है, उसको तोड़ गिरा दिया। तो ये सब क्या है? ये सब आप अपनी ड्यूटी का अगेंस्ट जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन रहेगा अगर आप वायलेंस नहीं करेंगे तो वायलेंस को त्याग दीजिए। ठीक। उसके बाद जे, जे का मतलब ज्वाइंट एफर्ट। अपने देश को इंप्रूव कराने के लिए, अपने आपका देश इंप्रूव करे, ग्रो करे, उसके लिए आप टीम बना करके ऐसे ऐसे काम करिए जिससे देश की ग्रोथ में फायदा हो जाए, समझ रहे हो मेरे बात को? जैसे कि भाई रोड सफाई कुछ लोग कर रहे हैं। अब देखिए आगे वो, इट इज नॉट, ये मैंडेट नहीं है कि करिए ही करिए। अगर संभव है, आपकी इच्छा भी है तो करिए, अच्छी बात है, देश ग्रो करेगा। ठीक है, ये जॉइंट एफर्ट हो गया। इससे क्या होगा कि नेशन ग्रो करेगा अगर आप टीम बनाए काम करेंगे तो। ठीक है, सिंगल भी करो, शायद नहीं सिंगल नहीं कर सकते, मतलब देखिए इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करोगे तो भी तुम्हारे में कोई केस नहीं होगा। तीन चीजें हैं, आप इनको फॉलो करते हैं तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं, आप इनको फॉलो नहीं करते आप कैटेगरी 2 में आते हैं, और आप इनके अगेंस्ट काम करते हैं तो आप कैटेगरी 3 में आ जाएंगे, मतलब तीसरे प्रकार के प्राणी बन जाएंगे आप। अगर आप इनके अगेंस्ट काम करेंगे तो फिर आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप देश के हैं तो आपको ये काम करना है, अगर आप नहीं भी कर पाते कोई बात नहीं, फिर भी आप देश के हैं। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, समझ गए? फिर उसके बाद के का मतलब किड्स या किंडरगार्टन, बच्चों से रिलेटेड शिक्षा वाली बात। ठीक है, तो पहले इसको ऐसे ही नोट करो, उसके बाद इसको डिटेल में नोट करवाएंगे एक एक लाइन कंप्लीट। एक लाइन का होगा लगभग, ठीक है, एक लाइन लंबा पूरा डिटेल, जिस तरीके से ऑफिशियल इसको लिखवाना है वो याद रखोगे तो ये चीज याद रहेगी। ठीक है, तो पहला बोलता है, लिख के चलो साथ में, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट में तीन चीजें लिख देते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान। उसके बाद नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग। तो नेशनल एंथम एंड फ्लैग लिख देते हैं, नेशनल एंथम एंड फ्लैग, समझ गए? यह है पहली बात, संविधान का रिस्पेक्ट, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट। इसका मतलब एग्जांपल में क्या है कि अब किस तरीके से ये काम किया जा सकता है, तो आप खड़े हो जाते हैं जब नेशनल एंथम चल रहा होता है ना। तो इसके एग्जांपल में हम लिख रहे हैं, स्टैंड अप, टू स्टैंड अप ड्यूरिंग नेशनल एंथम इज प्लेड। ठीक है, तुम समझ जाओगे यहां से कि जब नेशनल एंथम चल रहा हो, बज रहा हो, तो आप उसके दौरान खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, बी में वहां बंधन है, आपको वो आइडियल्स फॉलो करने हैं जो आइडियल्स फॉलो किए गए थे जब देश को फ्रीडम दिलाना था, तो आपको उन्हीं के आइडियल्स फॉलो करने हैं, इससे देश हमेशा स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, उन्हीं आइडियल्स को, उन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करना और उन सिद्धांतों को अच्छा मानना। ठीक है, क्योंकि वो सिद्धांत अच्छे हैं तो उनको अच्छा मानना और लोगों के बीच में उनको अच्छा बताना कि आप ऐसा मानते हैं कि वो चीजें अच्छी हैं। टू चेरिश एंड फॉलो
to cherish and follow the noble ideals of freedom struggle, of freedom struggle. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो प्रिंसिपल्स, जो आइडियल्स गांधी जी फॉलो किए, भगत सिंह फॉलो किए, सुभाष चंद्र बोस फॉलो किए, उन प्रिंसिपल्स को आप समझिए, सीखिए और फॉलो करिए, है ना? तो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी, और क्या, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, एटसेट्रा। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके विचारधाराएं अलग अलग थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग देश के हित के बारे में ही सोचा करते थे। ठीक है, अपने अपने तरीके से, तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब लोगों का बेसिकली टारगेट और एम एक ही था। ठीक है, दिस इज आर्टिकल 51A, सेकेंड पॉइंट। हो गया। अब अगली बात देखिए, तीसरा सी, तीन चीजें हैं, है ना? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, क्या क्या? यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। लिखिए, इन पर आंच नहीं आनी चाहिए। हो गया। अब डी क्या है? डी से डिफेंड द नेशन, है ना? तो आपको टू डिफेंड द कंट्री, एंड गिव योर सर्विस in military when called upon, जब भी जरूरत पड़े। एग्जाम्पल, एक आदमी, कोई भी आदमी, अ पर्सन जो कि भारत का सिटीजन है, नागरिक है, अ पर्सन मे बी आस्क्ड या फिर मे बी रिक्वायर्ड टू सर्व द नेशन, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। ई में क्या है? ईगैलिटेरियनिज्म। आप ईगैलिटेरियन बनिए, ठीक है? तो ई वाला जो है, ई कहता है टू प्रमोट नेशनल हार्मनी एंड ब्रदरहुड
है ना, यहाँ सिस्टरहुड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिस्टरहुड, ठीक है। हो गया। आप नेशनल हार्मनी और ब्रदरहुड सिस्टरहुड प्रमोट करने का मतलब क्या समझते हैं? तो इसका ये मतलब है कि आप रिलीजियस मैटर से, लिंग्विस्टिक मैटर से, या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के मैटर से ऊपर उठिए। मतलब आप धर्म के चक्कर में फंस करके झगड़ा मत करिए। आप भाषाई आधार पे, अगर दो लोग डिफरेंट हैं, कोई एक मराठी बोलता है, कोई एक तेलुगु बोलता है, तो वो झगड़ा ना करे। समझ में आ रहा है क्या? तो ट्रांसेंडिंग, देखो ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है, एक वर्ड होता है ट्रांसेंडेंटल, इसका मतलब होता है कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब कोई चीज जो कहना चाह रही है, अगर उसके भी ऊपर की विचारधारा कहीं पेश कर दी गई, तो वो ट्रांसेंडेंटल हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसेंडेंटल है। वो ऐसा नहीं है कि तुम उसको पूरा एक ही दिन में पढ़ के समझ लोगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारत का कोई भी जज एक ही दिन में समझा देगा कि हाँ देखिए 20 प्रकार की चीजें हैं। भारत का कोई भी, इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऐसा नहीं कर सकता कि देखिए ये 20 फॉलोइंग चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो पूरा समझ लिया जाए उनको एक ही बार में, वो संभव नहीं होता। उस कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंडेंटल कॉन्सेप्ट कहता है। ट्रांसेंडेंटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसेंडेंटल वर्ड या ट्रांसेंड वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एसेंड, आगे बढ़ चुकी है, आम चीजों से ऊपर बढ़ चुकी है, आम सारी चीजों के ऊपर, समझ के परे। समझते हो? आपके रीच के परे, आपके रीच से ऊपर, मतलब किसी चीज को लांघ करके और आगे बढ़ जाना। तो किसी चीज को पार करके आगे बढ़ जाने के लिए ही हम यहां पर यूज करें ट्रांसेंडिंग। आप प्रमोट करिए हार्मनी और ब्रदर सिस्टरहुड। ट्रांसेंडिंग कैसे? आगे बढ़ करके, ट्रांसेंडिंग द रिलीजियसनेस, लिंग्विस्टिक बेसिस और सेक्शनल बैरियर। समझ पा रहे हो? भाषा का जो आधार है उसके परे जाओ। भाषा के आधार में फंसे मत रहो कि नहीं हम तो सिर्फ उसी से बात करेंगे अच्छे से जो हिंदी बोलता है। उससे ऊपर बढ़ो, ऊपर उठो। रिलीजियसनेस, हम सिर्फ उसी से बात करेंगे अच्छे से जो हिंदू है, या जो मुस्लिम है, या जो सिख है, जो ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है। रिलीजियस आधार, ग्राउंड से ऊपर बढ़िए, उसके परे जाइए। सेक्शनल बैरियर से ऊपर जाइए कि हम पूर्वांचल के हैं तो हम सिर्फ पूर्वांचल के लोगों से बात करेंगे, या फिर हम अपर कास्ट के हैं तो हम अपर कास्ट के लोगों से बात करेंगे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इन सारे रिटन बैरियर से आप ऊपर आइए, और ऊपर आके क्या प्रमोट करिए? हार्मनी और हुड, ब्रदर सिस्टरहुड। ठीक। अब इसी में छोटी सी एक बात लिख गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रोज नहीं पूरी की जाती है, डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, कि रिस्पेक्ट एंड मेंटेन डिग्निटी ऑफ वुमेन। डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है। तो हो सकता है कि सवाल इस पर धीरे से आ जाए कि कौन से वाले नंबर के फंडामेंटल ड्यूटी में वुमेन की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करने के बारे में लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरे बात को? तो ब्रदर ब्रदर सिस्टरहुड अगर तुम प्रमोट करते हो, मेंटेन करते हो, तो उसी में ही आएगा ही आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको।
इनमें कहा गया है कि मतलब डिरोगेटरी प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, अपमानजनक जो भी कार्य होते हैं जो वुमेन के डिग्निटी को क्षति पहुंचाते हैं, हैम्पर करते हैं, हार्म करते हैं, रिस्पेक्ट एंड मेंटेन डिग्निटी ऑफ वुमेन। हो गया, चलो नेक्स्ट। अब आते हैं एफ पर। एफ का होता है फोकलोर, आपको याद है ना, फोकलोर जो कल्चर से रिलेटेड है ना, कल्चर। तो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व व्हाट, रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर, कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। भारत का जो कल्चर है वो एक छोटा कल्चर नहीं है। जैसे जैसे आप भारत में एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कल्चर खट से बदल जाता है, वो धीरे 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 अपना रूप बदलता है। इसीलिए कल्चर पूरा मिक्स है। हर 20 किलोमीटर चलने पर तुमको उसी कल्चर का एक नया रूप दिखेगा, रिलेट करेगा, उसी कल्चर का एक नया रूप दिखाई देगा। और आगे जाओगे तो फिर वही कल्चर एक अलग रूप ले लेगा, वही कल्चर एक अलग रूप ले लेगा, है ना। जैसे कि लोहड़ी जानते हो तुम लोग, और मकर संक्रांति भी जानते हो, दोनों एक ही दिन पड़ता है लगभग, ऐसा होता है ना भाई, मतलब ठीक है। तो अगेन वो भी कुछ सेलिब्रेट करने का तरीका है लोहड़ी, और मकर संक्रांति भी कुछ सेलिब्रेट करने का तरीका है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि नहीं 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 नहीं, उस दिन तो सिर्फ लोहड़ी सेलिब्रेट किया जाएगा, मकर संक्रांति नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। लोहड़ी उसी का पड़ता है ना। हो गया, नेक्स्ट लिख लीजिए एफ जी, जी वाला। जी क्या ग्लोबल वार्मिंग ना, तो टू प्रोटेक्ट, जी लिखिए, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट व्हाट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा, इन चीजों को आप प्रोटेक्शन ग्रांट करें। हो गया। डीपीएसपी में से कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 48A है ना, ठीक। एच वाला लिखिए, एच वाला, एच लिखिए। एच में क्या है? ह्यूमैनिज्म लिखिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म, कि हम रिफॉर्म लाएंगे कंट्री में, देश को ज्यादा प्रबल बनाएंगे, साइंटिफिक रिफॉर्म, और ह्यूमैनिज्म। ठीक है, इन चीजों को वर्ड बाय वर्ड रटना मत, इन चीजों को समझना कि हर एक पॉइंट में किस बारे में लिखा हुआ है। अगर तुमको सिर्फ इतना भी याद हो जाता है कि हर एक पॉइंट में किस बारे में लिखा हुआ है, तो जब सवाल आएगा तुम सवाल को समझ जाओगे।
कि सवाल किस पॉइंट पे तुमको रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, GH हो गया। आई लिखिए, आई। आई लिखिए। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। एब्जोर का मतलब होता है रिजेक्ट करना, कोई चीज आप रिजेक्ट कर दीजिए, या फिर कोई चीज अलाउ ना करना। जैसे आप कोई चीज है तो रिजेक्ट कर दीजिए, या तो उसको फॉलो मत करिए। ठीक है, डिसएग्री करना मन से। तो इसके लिए एक बढ़िया वर्ड जो हो जाएगा डिनाई। ठीक है, ये दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। तो एब्जोर का मतलब ध्यान रखें, वॉलेंस एब्जोर हो गया। जे लिखिए नेक्स्ट। पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हो ना क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी कोई मॉन्यूमेंट वगैरह भी हो गया, जैसे मान लो ट्रेन, पब्लिक प्रॉपर्टी में ट्रेन। अगर तुम ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन का वॉशरूम जाके एक बार देख लो, समझ रहे हो? तुम समझ जाओगे लोग पब्लिक प्रॉपर्टी कितने गलत तरीके से डैमेज करते हैं। लोगों का गुस्सा होता है अपनी जगह पे सही कि गवर्नमेंट ट्रेन का डेवलपमेंट नहीं करा रही है, लेकिन लोग गुस्से में और खराब कर देते हैं। पब्लिक बसेस ट्रांसपोर्ट वाली, है ना, पब्लिक बसेस, उसको भी आप अगर डैमेज कर रहे हैं तो बेसिकली पब्लिक ऑफिसेस, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक प्रॉपर्टी में आ जाती है। ठीक, जे लिखिए नेक्स्ट। जे लिखिए। लिखिए जे वाला। टू स्ट्राइव फॉर, चाहना, इच्छा रखना, है ना। टू वर्क फॉर या टू स्ट्राइव, STRIV, स्ट्राइव मतलब इच्छा रखना या प्रयास करना, प्रयास या इच्छा। टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस ऑफ इंडिविजुअल, टू स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस ऑफ इंडिविजुअल excellence of individual and whole। ठीक है, एक इंसान का भी एक्सेलेंस ग्रोथ हो और सबका हो। ठीक, सबका हो, कलेक्टिव रिफॉर्म हो जाए। अब लास्ट लीजिए, मतलब ये वही चीज है कि लाइक आप एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में एकदम एक्सेलेंस परफॉर्म करिए, ताकि आपको देख करके और लोग भी मोटिवेट हो। ठीक है, और उसी सेम फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए इच्छा रखें, सेम फील्ड में करियर बनाने की प्लानिंग रखें। जैसे कि अभी क्या है कि देखो इंडिया में कितने सारे ग्रैंड मास्टर्स निकल रहे हैं चेस के प्लेयर्स। तो इससे क्या हो रहा है, इससे कुछ एक कैटेगरी के बच्चों का मन करता हो कि यार हम भी चेस खेल सकते हैं। समझ मेरी बात को? तो किसी एक फील्ड में जब आप एक्सेलेंस परफॉर्म करते हैं तो आने वाले समय में कई सारे इंडिविजुअल या फिर कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल का वो करियर बन जाता है, क्योंकि उनको वहां पे संभावना दिखने लगती है, उनको एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट उनके दिमाग में आने लगता है, एक सेंस ऑफ सेटलमेंट, है ना। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, इस तरीके से हम भी डेवलप कर सकते हैं और हम और नाम कर सकते हैं। फिर जब वो उस फील्ड में घुसते हैं तो उनका एक टारगेट बन जाता है कि हम इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। समझ रहे हो? तो ये वही चीज है। ठीक है, और लास्ट एक लीजिए की, लास्ट के लिखिए। लिखिए पेरेंट्स के, लिखिए पेरेंट्स शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, लिख दें पेरेंट्स शैल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज to their opportunities to their children, to their children, to their
THEIR वाला देयर, टू देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन, टू देयर चिल्ड्रन फॉर एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। यह है तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज पूरा। चलो देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज के क्रिटिसिज्म क्या क्या कर सकते हैं आप और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो पहले कवर करते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक, जितना भी मन में आएगा 2 3 4 वो सारे क्रिटिसिज्म यहां पर लिखेंगे, उसके बाद कवर करेंगे इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज है तो, लेकिन उनकी बुराइयां क्या क्या है, ठीक है। क्या ऐसी चीजें हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कि वो उसकी बुराई जैसे लगते हैं, उसमें लगता है कि वो दिक्कत है उसके अंदर, ठीक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की सबसे पहली बुरी बात, अब ये अगेन ये मेरे थॉट्स नहीं है, ठीक है, ये कुछ फेमस जूरिस्ट हुए इंडिया में, जजेस, उनके थॉट्स है, कुछ फेमस पॉलिटिशियन उनके थॉट्स है, ठीक है। तो सबसे पहला कि जो आपको हम बताए थोड़ी देर पहले कि फंडामेंटल ड्यूटीज में वोटिंग राइट्स नहीं है, मतलब वोटिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो सर क्या हो जाता, अगर लिखा होता तो क्या हो जाता, क्योंकि जस्टिसिएबल तो है ही नहीं है, समझ मेरी बात को। अगर कोई लिखा भी होता कि आपको वोट देना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, तो सर हम नहीं देते तो भी देखो क्या होता है। अगर कहीं पर यह लिखा हुआ है कि यहां पर स्मोकिंग करना मना है, या फिर किसी दीवार पर अगर ये लिख दो कि यहां पार्किंग नहीं कर सकते आप, तो क्या ऐसा नहीं होता कि वहां कोई पार्क नहीं करेगा, करते हैं लोग, ठीक। अगर कहीं पर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, तो भी कुछ लोग स्मोक करते हैं, लेकिन तुमको ये बात तब समझ में आती जब वहां पर वो चीज नहीं लिखी होती। अगर किसी दीवार पे नहीं लिखा हुआ है कि पार्किंग इज नॉट अलाउड, तो दुनिया की सारी पार्किंग ऐसा लगता कि वहीं हो जाती। अगर किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड या फिर स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, है ना, कि नॉट स्मोकिंग एरिया, दिस एरिया इज नॉट फॉर स्मोकिंग, अगर नहीं लिखा हुआ है तो लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। सिर्फ कुछ चीजों को लिख देने भर से बहुत हद तक उस पर कंट्रोल पा लिया जाता है। तो जो थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, या फिर जो हिस्टोरियंस थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के, जब डेवलपमेंट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उनको ऐसा लगा कि इसमें वोटिंग के बारे में लिखा होना चाहिए था। समझे मेरे बात को। तो पहली बात तो ये कि इसमें नॉट मेंशन्ड, नॉट मेंशन्ड, क्या नहीं मेंशन है कि वोट देना एक ड्यूटी है, टू वोट, टू वोट, ये भी ड्यूटी होनी चाहिए, ड्यूटी नहीं है। अगर ये ड्यूटी होती तो कई सारे लोग जब पढ़ लिख के जानते कि यार ये ड्यूटी है, तो इट मस्ट हैव फेल्ट गुड, अच्छा लगा होगा कि हाँ यार ये ड्यूटी हमको देना चाहिए। जैसे अभी लोग अधिकार जानते हैं और फिर जानते हैं यार ये ड्यूटी भी है, तो लोग और अच्छे से लोगों को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद टैक्स पेमेंट, ये ड्यूटी नहीं है, टैक्स पे आपको करना है बट इट इज नॉट योर ड्यूटी, मतलब इसमें मेंशन नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज में टैक्स पेमेंट को नहीं मेंशन किया गया, करना चाहिए था, समझे। और स्वर्ण सिंह कमेटी का ये एक रिकमेंडेशन भी था, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस, ये रिकमेंड किया गया था, रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर टैक्स पेमेंट को भी इंक्लूड करिए। समझ पा रहे हो, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया गया। अब दूसरा क्रिटिसिज्म यह है कि अगर कोई अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं निभाता है तो उसको ना ही कोई पेनल्टी देनी पड़ रही है, ना ही कोई पनिशमेंट देना पड़ रहा है। और यह भी रिकमेंड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा
कि अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो नो पेनल्टी और पनिशमेंट। और ये चीज भी रिकमेंड की गई थी, समझे। इसके बाद तीसरी बात, जो तीसरा क्रिटिसिज्म था, ये बहुत ही एक मार्जिन के थॉट से आया था, जिसको तुम अगर समझोगे तो ही समझ पाओगे, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाओगे समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगा कि जो फंडामेंटल ड्यूटी को आप पार्ट 4 के बाद ऐड किए हैं, पार्ट 4 के बाद आप ऐड किए किसको, फंडामेंटल ड्यूटी को, और किस पार्ट में ऐड किया, पार्ट 4A। लोग बोले आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोले कि इसको पार्ट 3 के तुरंत बाद ऐड करना चाहिए था। पार्ट 3 के तुरंत बाद इसको ऐड करते आप पार्ट 3A के तरीके से, तो ये ज्यादा सही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि थिंकर्स को ऐसा लगा कि पार्ट 4 पढ़ते 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 लोगों को लगता है कि वो जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, जो उनके काम की बात है वो खत्म हो गई। लोगों का मोरल थॉट जो होता है, एक नैतिक विचार जो होता है फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के, वो पार्ट 4 पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाता है। उनको ये लगने लगता है कि पार्ट 3 के बाद जितनी चीजें लिखी हैं वो सिर्फ एक कोरम मेंटेन किया जा रहा है कि ऐसा 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 होना चाहिए। और वहीं पर जब राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप राइट को बहुत स्ट्रांग माइंडसेट से पढ़ रहे होते हैं कि मेरे अधिकार है, ये जस्टिसिएबल है। उसके तुरंत बाद अगर पार्ट 3A बना करके ड्यूटीज को ऐड किया गया होता तो लोगों को लगता कि हाँ, पार्ट 3 में अधिकार है जो जस्टिसिएबल है, और पार्ट 3A में ड्यूटीज हैं जिनको पूरा करना बनता है। समझ में आ रहा है मेरे बात, जो जस्टिसिएबल नहीं है लेकिन फिर भी पार्ट 3 के साथ वो पार्ट 3A को भी साथ में पढ़ लेते। तो ये एक गलती है कुछ लोग के हिसाब से, जो लोकेशन, जिस जगह पे ड्यूटीज को ऐड किया गया वो लोकेशन एक गलत लोकेशन है, समझे। तो इस प्रकार के कुछ क्रिटिसिज्म व्यक्त किए गए थे जो थिंकर्स थे, ठीक, इसको नोट करिए करो। एक दो और अगर मन में आएगा तो लिखा देते हैं, फिर इसको नोट करो। कांग्रेस वाला वही ना, 5 ईयर प्लान। हाँ हाँ नहीं, ओहो, उसी को तो नीति आयोग का नाम दे दिया गया ना मोदी गवर्नमेंट में। क्या बेटा, हाँ वही वही 5 ईयर प्लान, वही सेम चीज है जो तुम बोल रही हो। हाँ किस में बेटा, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है वो। उसको बस बनाया गया था डेवलपमेंट के लिए, साइड से, कि देश को साइड से वो डेवलप करता रहेगा 5 ईयर प्लान। आज भी चीजें वैसे ही हैं, बस बीजेपी गवर्नमेंट जब आई 2014 में ना, तो 1 जनवरी 2015 उसका नाम बदल दिया गया नीति आयोग, है ना। अब क्या सीन है, क्योंकि देखो 5 ईयर प्लान के बारे में तो तुम पढ़ते हो पूरा, हाँ स्टैट्यूटरी बॉडी है। 5 ईयर प्लान के बारे में तुम पढ़ते हो कि कौन सा 5 ईयर प्लान कब चला, क्या डेवलपमेंट हुआ। लेकिन 2015 में नीति आयोग आया, 11 साल बीत गया, तुम एक भी नीति आयोग के बारे में कुछ पढ़े, क्या डेवलपमेंट क्या नहीं हुआ। अब इस पर तुम क्या करोगी। और अगर कोई चीज को संवैधानिक बनाना है कि अभी मान लो मन में आ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को पे पेनाल्टी जो है वो इंपोज कर दिया जाए कि अगर वो ड्यूटी नहीं निभाएगा तो पेनाल्टी, तो देश के बहुत सारे पॉपुलेशन का जो सेक्शन होगा उसके मन में ये भी आएगा कि फिर डीपीएसपी पर भी सरकार में पेनल्टी लगाई जाए कि जो डीपीएसपी है वो जिस भी स्टेट में फॉलो नहीं हो रही उस स्टेट के मिनिस्टर रिजाइन दें, है ना। इतना मारामारी करने के बाद प्रधान जी रिजाइन नहीं दे रहे, सही बात है ना। अब हमको तो नहीं पता, नरेंद्र मोदी तो अभी एक रील बनाया ना प्राइम मिनिस्टर कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी, ठीक है। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, ये विचार पहले क्यों नहीं हुआ, पेपर आज लीक हुआ क्या। और ये बात आपको अब क्या समझ में आ गई कि मीटिंग बैठाना चाहिए कैबिनेट का। यही विचार आपके मन में पहले क्यों नहीं आया कि कैबिनेट की मीटिंग बैठानी चाहिए थी। पेपर लीक के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक टास्क फोर्स बनाना चाहिए, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए जो पेपर लीक्स को एनालिसिस करेगा और दंडित करेगा। 10 साल बाद विचार में आया आपके,
या फिर जब बच्चे मारे गए तब विचार में आया, फिर तो ये गलत चीज है। फिर तो आप एक इफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज समझ में आए इसके लिए बच्चों को मार खाना पड़ेगा हर बार। सही बात है ना? क्योंकि मैटर तो यही है कि बच्चे हल्ला किए तो आपको बात समझ में आई, पार्लियामेंट में हल्ला हुआ तो आपको बात समझ में आई, पूरा देश हल्ला किया तो आपको बात। अगर हल्ला करने पे आपको बात समझ में आ रही है तो हमको ऐसा लीडर नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा लीडर चाहिए जिसको बात पहले से ही समझ में आ रही हो, जब वो लीडर नहीं है तभी से, तब तो हम उसको वोट देंगे कि हाँ इसको बात समझ में आ रही, इसको वोट देंगे वहां पहुंचो। आपको तो वोट भी दे दिए, आप ऊपर बैठे हुए चिल्लाने के बाद आपको समझ में आ रही है बात। हाँ इतने दिन वो भी बच्चे मार खाए, उसमें कहीं से र्यूमर है कि रियलिटी, कोई बच्चा मर भी गया उसमें 16 साल का, पता नहीं र्यूमर है कि रियलिटी है, लेकिन मतलब जो भी, चलो अगर मान लेट से कि मरने वाली बात को साइड भी कर दो, मार लोग कम खाए हैं तब। और अगर ये बात है कि पुलिस मार रही है तो वो तो रिएक्शन था ना, पुलिस को हम लोग मार रहे हैं, मतलब बच्चे मार रहे हैं पुलिस को, तो एक रिएक्शन था। शांति से काम करते तो क्या, वो पत्थर वाली ट्रक ला के आप वहां रख दे रहे हैं, टूटी फूटी कार ला के आप वहां रख दे रहे हैं, पत्थर की ट्रक ला क्यों रख दे रहे हैं आप वहां पर? ठीक है। अब पता नहीं सोनम वांगचुक भी ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ साइन हुआ एग्रीमेंट और बहुत सारे डील हुए, उसके बाद हम अपना व्रत तोड़ दिए, भूख हड़ताल खत्म कर दिए। अब क्या डील साइन हुई और क्या क्या हुआ है, आधे से अधिक लोग तो मजबूर है सरकार में, सरकार की वजह से, मतलब पीपल, वो लोग मजबूर हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स डर के वजह से वीडियो नहीं बना रहे होंगे, समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि वो बनाना नहीं चाहते, वो ब्लाइंड सपोर्टर है गवर्नमेंट के, चाहे किसी कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन वो डर की वजह से वीडियो नहीं बना रहे हैं। क्या ऐसे यूट्यूबर्स नहीं है जिनके ऊपर गवर्नमेंट फाइन कर दी, एफआईआर कर दी है? बहुत सारे लोग हैं, है ना? खैर, तो ये था क्रिटिसिज्म। एक और क्रिटिसिज्म देखो ध्यान में आ गया कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। समझ रहे हो? फंडामेंट, देखो कोई चीज अगर आवश्यकता से ज्यादा किया जाए तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सुपरफ्लुअस। अंग्रेजी में सेंटेंस भी होता है, सुपरफ्लुअस वर्ड भी होता है। तो अगर अतिशयोक्ति, मतलब अतिशयोक्ति अलंकार भी होता है, आप जानते हो ना, हाइपरबोली कहते हैं ना, तो हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच, कि अरे हम एक आदमी को देखे वो साला 15-16 फीट चौड़ा था, समझ मेरी बात? तो दिस इज हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच। तो जैसे अगर कोई आदमी 20 मिनट वेट कर लिया, बोला 24 घंटा ज्यादा हो गया इंतजार कर रहे हो, दिस इज, तो सुपरफ्लो सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई चीज सीमा से बाहर थी, लिमिटेशन से ज्यादा किस चीज का एक्सटेंट था, तो वहां पर भी यूज सुपरफ्लो सेंटेंसेस और वर्ड्स। तो ये कहता है, एक और क्रिटिसिज्म ये कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी संविधान में, मतलब एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये क्या है? सुपरफ्लुअस है ना, बेवजह। क्यों ऐसा बोले वो जो थिंकर्स है? क्योंकि वो ये कह रहे थे कि अगर आप इनको नहीं जोड़े होते तो भी जो सिटीजन काम कर रहे हैं वो काम करते, क्योंकि ये सारे जो अभी आप लिखे थे ड्यूटी, ये बहुत ही जेनरिक, बहुत ही कॉमन ड्यूटी है। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं लिखा हुआ है जो कि अरे मतलब अच्छा ये कर देंगे तो एक ही दिन में इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया बन जाएगा दोबारा से। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ लोग का मानना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज का एडिशन सुपरफ्लो से बेवजह इसको जोड़ा गया है, क्योंकि जो लोग इन ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं वो जोड़ने के बाद भी नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि जस्टिसएबल है ही नहीं। और जो लोग निभा रहे हैं वास्तव में, जो लोग देखते हैं कि रोड पर एक आदमी आया, कॉफी पी के कप फेंक के निकल गया, तो कुछ लोग होते हैं जिनमें आप में से कोई होगा, हम भी ऐसे उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, और अगर वो आदमी पकड़ा गया तो उसको समझा देते हैं प्यार से कि इसको आप उठा के उसमें डाल दीजिए भैया, क्यों ऐसे फेंक रहे हैं। समझ मेरी बात? तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये हो ना हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। समझ आ रही है? तो ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब इसी का सही इसके फेवर में आएगा, इसी का ऑपोजिट जो थिंकर्स थे वो बोले कि अरे कुछ तो हो रहा है, अगर 4 लोग भी ऐसे हैं जो इसके लिखे होने के वजह से ड्यूटी पता चले वो करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये फायदा दे रहा है, ये फेवर में आ जाएगा, इसके सपोर्ट में आ जाएगा, सिग्निफिकेंस में आ जाएगा। समझ आएगा मेरी बात को? तो अब लिखते हैं सिग्निफिकेंस, इसको नोट कर लो सारा, फिर सिग्निफिकेंस लिखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है इसका।
हाँ एकदम आप बोल सकते हैं, फ्री टू स्पीक। कैमरा ऑन है फिर भी तुम्हारा आर्टिकल 19(1)(a) इट वर्क्स, है ना? सुन क्या जाए सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस भी, अब ये 4 लिखे तो सिग्निफिकेंस भी 4 लिख लेते हैं। ये कहता है कि इसमें वोट मेंशन नहीं किया गया, है ना? सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस कहता है कि देखो इसमें जो भी चीजें मेंशन की गई हैं, इसमें जो भी चीजें मेंशन की गई हैं कम से कम वो सिटीजन्स को याद दिलाएंगी। स्पेसिफिकली किन सिटीजन के बारे में बात करें? जो सिटीजन इस बात का हवाला देते हैं, जो सिटीजन इस बात का रेफरेंस देते हैं कि ये हमारा राइट है जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान पढ़ रखा है, जिसको संविधान से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पता है, तो इसका मतलब वो संविधान पढ़ा तो ड्यूटी भी पढ़ा होगा। समझ रहे हो? एक आदमी बोलेगा कि हमारा कहीं भी चिल्लाने का अधिकार है, तो दूसरा बोलेगा सुनो पारिवारिक माहौल बनाओ, समझ रहे हो? ब्रदरहुड सिस्टरहुड बनाओ, देश में वायलेंस मत फैलाओ। चिल्ला चिल्ला के तुम गाली दे रहे हो, तुम चिल्ला करके रोड पे किसी बी इट एनी बडी, कोई भी नेता हो, कोई भी एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर हो, कोई ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप सी, कोई चेयरमैन हो किसी चीज का, आप किसी को भी रोड पे खड़े होकर गाली देंगे तो टेक्निकली आप कुछ लोगों के मन में वायलेंस भड़का रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, है ना? तो आप बोले हमको फ्रीडम टू स्पीक एनीवेयर है, तो फिर हम तुम बोले कैसे? तुम बोलोगे मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है मेरा, तो हम बोलेंगे ड्यूटी नहीं पड़े हो। ड्यूटी में क्या है? ब्रदरहुड सिस्टरहुड, इनको प्रमोट करो, भाईचारा फैलाओ देश में, देश का माहौल शांत रखो। उसी डीपीएसपी में 51 आर्टिकल भी है जो इंटरनेशनल पीस की बात करता है, और तुम तो इंटरनल पीस को हैम्पर कर रहे हो। तो ये उनके लिए क्या है? ये रिमाइंडर, रिमाइंडर टू सिटीजन, जो देश के नागरिक हैं उनको एक रिमाइंडर के तरीके से ये काम करता है, अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट। क्या रिमाइंडर देता है? कि अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट, अधिकार के साथ में, दे हैव सम ड्यूटीज। ये नागरिकों को याद दिलाता है कि आपके पास सिर्फ अधिकार ही नहीं है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट भाग भाग के चले जाएंगे, कुछ ड्यूटी भी है, इनको भी निभा लीजिए। ड्यूटी के लिए तो आपके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकता, जस्टिस ये वाले कम से कम निभा सकते हैं आप, समझ गए? तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं है, लेकिन ये एक वार्निंग है, फंडामेंटल ड्यूटी से एक वार्निंग है। कैसे वार्निंग है? तुमको ये पता है कि देश के हित में क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मजबूर नहीं करता है वो काम करने के लिए, लेकिन ये तो बताता है ना कि देश के हित में कौन कौन सी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये एक वार्निंग है। किस चीज की वार्निंग है? कि अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इनके ऑपोजिट कर रहे हैं तो आप ऐसे एक्ट में इन्वॉल्व हो गए जो एंटी नेशनल है या फिर नॉट इन फेवर ऑफ कंट्री। समझ में आ रहा है? तो ये है, ये वार्निंग के तरीके से सर्व करता है। ये एक वार्निंग है, वार्निंग टू द सिटीजन। क्या वार्निंग है? नॉट टू इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। समझ गए? नॉट टू इन्वॉल्व इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज। तो एक रिमाइंडर के तरीके से काम कर रहा है, एक वार्निंग के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? अब इसके बाद ये बताता है फंडामेंटल राइट्स कि देखो मेरे लिस्ट में इतने सारे ड्यूटीज, सॉरी राइट नहीं ड्यूटीज, ये बताता है कि देखो मेरे लिस्ट में इतने सारे ड्यूटीज लिखे, लेकिन क्या ड्यूटीज जस्टिसेबल है? ये सारी ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को ये पावर तो है कि इनमें से किसी भी एक ड्यूटी को वो इनेक्ट करवा के मैंडेटरी कर सकता है।
जैसे कि डीपीएसपी का आर्टिकल 45 एजुकेशन वाला, उसको 21A बना के फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया गया। आप उसका रेफरेंस यहां से भी ले सकते हैं कि सर जो 11वीं ड्यूटी है पेरेंट्स वाली, उसको फंडामेंटल राइट बना करके डाल दिया गया थर्ड पार्ट में। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे ही पार्लियामेंट अगर चाहे तो इनमें से किसी भी फंडामेंटल ड्यूटी को जब चाहे तब लीगल तरीके से इनेक्ट करवा के लॉ बना सकती है और मैंडेटरी कर सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, पार्लियामेंट कैन मेक any of the fundamental duties mandatory by making laws on it। समझ गए? पार्लियामेंट इनमें से किसी भी ड्यूटी को मैंडेटरी कर सकता है। और एक और बात लिख लीजिए कि ये एक सोर्स के तरीके से काम करता है इंस्पिरेशन और डिसिप्लिन के लिए। अगर मान लो तुम, वही बात है कि कोई एक किसी चीज का पैकेट प्लास्टिक का अगर रोड पे फेंका हुआ है या घास के मैदान में फेंका हुआ है, कहीं एक पब्लिक पार्क में फेंका हुआ है, तो उसको उठा के डस्टबिन में डाल दे रहे हो, तो तुम्हारे मन में एक इंस्पिरेशन की फीलिंग आएगी कि मेरे संविधान में लिखा हुआ है कि हम अपना देश साफ रखेंगे और हम ये काम कर रहे हैं। इट इंस्पायर्स अ पर्सन हु इज पॉलिटिकली और हु इज पेट्रियोटिकली अटैच्ड टू हिज कंट्री। एक इंसान जो अपने देश से बहुत जुड़ा हुआ है ना, बहुत बड़ा देशभक्त है, उसको ये चीजें इंस्पायर करती है कि मेरे संविधान में लिखा हुआ है, मेरी ड्यूटी है, हम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, हम ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, हम वो चीज कर रहे हैं जो लिखित है संविधान में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कैसे काम करता है? इट वर्क्स एज अ source of inspiration and to bring discipline। समझ गए? ये पॉइंट जो इसके सिग्निफिकेंस है, इसके फायदे क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज का नोट करिए। HR गोखले एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, अब HR गोखले में HR का फुल फॉर्म, H का मतलब होता है हरि और R का मतलब रामचंद्र। हरि रामचंद्र गोखले। ठीक, ये उस समय जिस समय इमरजेंसी लगा था उस दौरान भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। ठीक, तो इनका नाम हो गया ये। इसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक, इनका टेन्योर क्या था? 1971 से 77। ये याद रखना जरूरी नहीं है, इसको याद मत रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि इमरजेंसी के टाइम पर ये थे, ये मिनिस्टर। ठीक, अब इसके बाद HR गोखले के इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल तरीके से, मतलब सही शब्दों में कानूनी भाषा का उपयोग करके 42nd अमेंडमेंट में यही ऐड किए थे। ठीक, तो एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन 42nd अमेंडमेंट बिल। समझ जाओगे एबी का मतलब? इन 42nd अमेंडमेंट बिल यूजिंग लीगल टेक्स्ट, है ना, कानूनी भाषा में फॉर्मल तरीके से जैसे लिखना था। ठीक, उसके बाद ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है अगला वाला कि 42nd अमेंडमेंट बिल को पार्लियामेंट ने प्रपोज कौन किया? तो HR गोखले प्रपोज किए। ठीक, ही प्रपोज्ड या फिर HR गोखले
प्रपोज्ड, प्रपोज भी किए और डिफेंड भी किए। डिफेंड करने का मतलब कि पार्लियामेंट में जब कोई बिल पेश करते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी की सरकार जो होती है उस पर कई सारे सवाल करती है ना, तो यही उसको डिफेंड भी किए थे। ठीक, प्रपोज्ड एंड डिफेंडेड। डिफेंड समझते हो ना, किसी का पक्ष लेना, पक्ष लेकर के बात करना, किसी चीज के पक्ष के बारे में बात करना। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है, दो लोग हैं ए और बी, ए और बी आपस में फ्रेंड है और एक इंसान सी भी है। अब सी जो है वो बोल रहा है ए को कि ए गलत है, बी जानता है कि ए सही है, तो बी सी के सामने ए का पक्ष लेगा, तो बी ए को डिफेंड करेगा। डिफेंड का ये मतलब होता है। एच आर गोखले प्रपोज्ड एंड डिफेंडेड द 42nd अमेंडमेंट बिल इन दी पार्लियामेंट, है ना, इन दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बिल प्रपोज भी किए। किसके तरफ से प्रपोज किए थे? कांग्रेस के तरफ से, है ना, कांग्रेस थी उसमें पावर में, तो कांग्रेस की तरफ से। और अगेन इस ध्यान रखिएगा, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक, एचआर गोखले से एक सवाल पूछा गया पार्लियामेंट में कि संविधान लागू हुए 26 साल हो गया, क्योंकि 42nd बिल कब प्रपोज की जा रही थी? 1976 में। कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर इंप्लीमेंट हुआ? 1950 में, तो 26 साल हो गया। तो एचआर गोखले से लोग पूछे पार्लियामेंट में कि 26 साल के बाद अचानक से आपको फंडामेंटल ड्यूटी की क्या जरूरत पड़ गई, जो आप ड्यूटी ऐड कर रहे हैं। और उसी पार्लियामेंट में भी जितने हम क्रिटिसिज्म पेश किए थे और सिग्निफिकेंस पेश किए थे, वो सारी की सारी चीजें उसी में डिस्कस हुई थी पार्लियामेंट में। ठीक, उसके बाद भी किसी किसी केसेस में, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के केस में इसके बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट आता रहता है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। ठीक, तो लोग इनसे पूछे कि 26 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करना पड़ा और आप ऐसा बिल पेश कर रहे हैं। तो एचआर गोखले बोले कि देखिए, भारत में लगी हुई है इमरजेंसी, और इमरजेंसी लगने का कहीं ना कहीं कारण यह भी है कि भारत के कुछ समुदाय या फिर भारत के कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है और एंटी नेशनल प्रैक्टिसेस को शो कर रही है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रही। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना, बाहर से स्मगलिंग करना, कोफेकोसा एक्ट याद है आपको, इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था। ठीक, बाहर से स्मगलिंग करके सामान लेकर के आना, है ना। तो और भी कुछ काम कि गलत तरीके से भारत में एनार्कल सोसाइटी को फंड करना, जो भारत में अराजकता फैलाए, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो ग्रुप करवा रहा है उसको फंडिंग कर रहे हैं बड़े बड़े लोग। तो इन सारी चीजों से यह पता चलता है कि भारत में बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है जिनको या तो पता ही नहीं है कि उनके कुछ कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति, या फिर अगर पता है तो वो ये कहते हैं कि कहां लिखा है कि हमको ऐसा करना है। यूपी बिहार में ज्यादातर होता है ना कि कहां लिखा है, दिखाओ लिख करके। ठीक है, तो एचआर गोखले बोले कि इसी वजह से इमरजेंसी लगी है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि लोग अपने सही ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं ड्यूटी को, तो इमरजेंसी लगने का एक वो भी कारण है। इसीलिए जरूरत पड़ी हमको फंडामेंटल ड्यूटी की। समझ गए? तो ध्यान रखो कि यहां से इसको लिख कैसे सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड आफ्टर कितना साल? 26 years ऑफ कमेंसमेंट, है ना। किसका कमेंसमेंट? कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, प्रारंभ, है ना, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? अच्छा, एक और बात हम तुमको साइड में बता देते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर नॉट फॉर फॉरेनर्स। अब तुम्हारे मन में दो सवाल आएगा। पहला सवाल यह आएगा कि जब इंडियंस के लिए जस्टिफिएबल नहीं है तो फॉरेनर्स के लिए क्यों? क्योंकि कुछ कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अगर आप जाते तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा उन लोगों के जो कर्तव्य हैं। कई सारे सोशलिस्ट कंट्री ऐसे हैं जहां पर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी को बाइंड करके एक साथ बांधा गया है कि राइट का पालन करते करते आपको ड्यूटी का भी पालन करना मैंडेटरी है।
लेकिन हमारे यहां अगर कोई विदेशी आता है तो आप मोरल बेसिस पे, नैतिक आधार पे उससे कह सकते हैं कि भाई गंदगी मत करो, है ना, चाय पी के कप यहां मत फेंको, पेड़ का पत्ता मत तोड़ो, बिना वजह फूल मत तोड़ो, मतलब सेंस आप समझ रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर ये बाइंड नहीं है, फॉरेनर्स से बंधे नहीं है। तुमको हम ये बात कह सकते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है साफ सफाई रखना, लेकिन विदेशी को नहीं बोल सकते ऐसा कि तुम्हारी ड्यूटी है। नैतिक आधार पे समझा सकते हैं उसको, एक मोरल ग्राउंड पे, कि भाई देखो ये काम मत करो, ये कहां का तरीका है, क्या ये नैतिकता है? वहां कुत्ता खड़ा है तुम उसको मार दिए, क्या ये नैतिकता है? हमारे ऐसा नहीं होता है, और तुम हमारे यहाँ घूमने आए हो, हमारे मेहमान हो, तुम भी ऐसा करो। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान रखिएगा, नॉट फॉर, अगर कभी सवाल टपक गया तो ये नहीं है विदेशों के लिए, ठीक है। कहीं लिखे होगे नहीं, जस्टिसएबल नहीं है, पता है ना, जस्टिसएबल नहीं है ड्यूटी, मतलब अगर आप ड्यूटी फॉलो नहीं भी करते हैं तो आपके अगेंस्ट, है ना, कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया जाएगा, या फिर आपको जेल में नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये एचआर गोखले, ठीक। अब एचआर गोखले का एक फेमस स्टेटमेंट है जिस पर क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में ना, वो स्टेटमेंट क्या है कि एचआर गोखले ये क्या बोले फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, या फंडामेंटल ड्यूटी को लेकर के एचआर गोखले का व्यू क्या व्यू है। तो ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज मेंटेन डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज बैलेंस, क्या बैलेंस करते हैं? फंडामेंटल राइट्स। ये वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स को बैलेंस करती हैं, कि अगर आपको कुछ अधिकार हैं जो सरकार से आप डिमांड कर सकते हैं, तो आपके पास कुछ ड्यूटीज भी हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए। समझ रहे हो मेरे बात को? तो दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक। चैप्टर खत्म।